क्लास 2 रही है। ठीक है, आज हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण केस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट हैं या महत्वपूर्ण केस हैं उनसे रिलेटेड बात करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करें ए के गोपालन केस। ठीक है, एक बाइलिंगुअल रहेगा ये दोनों लैंग्वेज में, ताकि दोनों लोग इसको समझ पाए, है ना। फंडामेंटल राइट का कोई उल्लंघन निवारक निरोध अधिनियम के प्रावधानों के तहत नहीं होता है। ठीक है, देखिए जो लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अभी से अपने रिटर्न के प्रिपरेशन में लग जाइए और कंटिन्यू क्लास को फॉलो करिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे शंकरी प्रसाद केस। ठीक है, शंकरी प्रसाद, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि जो पार्ट 3 में संशोधन करने की शक्ति है वो संसद के पास है। यानी कि जो पार्ट 3 है, यानी कि भाग 3, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं फंडामेंटल राइट जो भाग 3 है उसको संशोधन करने की जो शक्ति होगी वो होगी पार्लियामेंट के पास। यानी कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होगी। ठीक है, संसद के पास ये शक्ति होगी कि वो भाग 3 में रिफॉर्म कर सके, अमेंडमेंट कर सके, संशोधन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना। बेरुवाड़ी केस। बेरुवाड़ी केस आपका 1960 का हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखिए इसकी प्रासंगिकता सबसे ज़्यादा है। जो पाकिस्तान लैंड वाला इशू है, यानी कि जो पाकिस्तान की भूमि विवाद है वो इससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, साथ ही जो आर्टिकल 3 है वो भी इससे रिलेट करता है और इसको ही नेहरू नून समझौता कहा जाता है। ठीक है, साथ ही 9 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, आपको ये थोड़ा फैक्ट याद रखने हैं जो इससे रिलेटेड हो जाएंगे। आगे बात करें, चौथा हो जाएगा आपका गोलकनाथ केस। गोलकनाथ जो केस था आपका 1967 का है। ठीक है, इस केस में क्या है कि जो संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं, हालांकि संविधान में संशोधन करने के लिए केवल आप आर्टिकल 368 में संशोधन कर सकते हैं। यानी कि जो 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति होगी। ठीक है, लेकिन संविधान में आप संशोधन नहीं करेंगे। तो ये जो केस 1967 में है इसमें बोला गया था। ठीक है, संशोधन करने की बात। आगे जो इम्पोर्टेंट है हम उसके बारे में ही बात करेंगे। पांचवा आ जाएगा मेनका गांधी। मेनका गांधी केस। ठीक है, मेनका गांधी केस आपका 1978 का हो जाएगा। और इस केस में जो इम्पोर्टेंट है वो आपने जैसे कि आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद जो 21 है उसमें जो फॉरेन विजिट करने का जो राइट है, यानी कि विदेश जाने का अधिकार, तो वो आपके विदेश जाने का अधिकार ये हो जाएगा आपके मेनका गांधी केस में। तो मेनका गांधी जो केस है वो फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, नेक्स्ट 6th, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो मिनर्वा मिल्स की बात करें, है ना।
मिनर्वा मिल्स। जो आपका मिनर्वा मिल्स है वो 1980 का है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो संविधान सर्वोच्च, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने संविधान को सर्वोच्च माना, ना कि संसद को। देखिए, दो बातों में अंतर है, एक है कॉन्स्टिट्यूशन, एक है पार्लियामेंट। इन दोनों में इस केस में ये बोला गया है संविधान को जो, और संसद में अगर दोनों में अंतर किया जाए तो हम जो प्राथमिकता देंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्राथमिकता दिया जाएगा। यानी कि जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा दो बदलाव थे, जो 1976 में दो बदलाव किए गए थे, उनको रद्द किया गया। ठीक है, रद्द करने के बाद ये बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़्यादा सुपीरियर माना जाएगा, ना कि पार्लियामेंट, है ना। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किस केस के तहत या किस वाद के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये व्याख्या दी गई कि संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं, तो आपको आंसर जो मार्क करना है वो हो जाएगा आपका मिनर्वा मिल्स। इसको इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। बाकी हम इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट की बात करें जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में, इंदिरा साहनी केस। ठीक है, इंदिरा साहनी केस। अब इंदिरा साहनी केस में क्या इम्पोर्टेंट है, ये 1992 का है। देखिए, जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे कि आपने सबने सुना होगा, रिजर्वेशन बड़ा इशू रहता है। ठीक है, तो इस केस में ये कहा गया था कि जो रिजर्वेशन होगा वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इंदिरा साहनी केस में क्या बोला गया कि आपका जो टोटल रिजर्वेशन है, यानी कि 100% में 50% से अधिक आपका रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमने इंदिरा साहनी केस में देखा। नेक्स्ट आ जाता है एसआर बोमई केस। ठीक है, एसआर बोमई केस। ठीक है, एसआर बोमई केस जो आपका है 1994 का है। इस केस में इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रेसिडेंट रूल होता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन। देखिए, स्टेट में क्या हो जाता है, कई बार जब सेंटर पावरफुल होता है तो वो स्टेट को रेगुलेट करने के लिए या वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए, सपोज इजी वे में समझिए, अगर सेंटर में कोई पार्टी रूल कर रही है, आईएनसी है या बीजेपी है, तो वो ये हमेशा ये चाहेगी कि उसकी स्टेट में भी पार्टी हो, है ना, ताकि वो चीज़ों को बैलेंस कर सके। तो ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस रहते हैं ये चीज़ें। तो जिसकी वजह से इस एसआर बोमई केस में बोला गया था कि जो आर्टिकल 356 है उसका मिसयूज़ ना हो। ठीक है, यानी कि आप जब मर्जी आप उसमें सरकार गिरा देते हैं। जैसे कि आपने बिहार में देखा होगा, लगभग जो नीतीश कुमार जी हैं वो 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में चुने जा चुके हैं, तो उसको लेकर ये चीज़ें बनी हैं, ना। ये केस एसआर बोमई जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो 356 है उसका मिसयूज़ हो रहा है, यानी कि जो इसका दुरुपयोग है उसको लेकर ये हो जाएगा एसआर बोमई। ठीक है, आगे बात करें जो नेक्स्ट केस हो जाएगा तलाक बिद्दत का केस। जैसे कि 3 तलाक का केस है, 3 तलाक का केस बीच में बहुत फेमस हुआ था। अगर ये बात करें 2016 का केस हो जाएगा, और इसमें इसको गैरकानूनी घोषित किया गया था। देखिए, इसमें क्या था कि अगर आप 3 बार अगर किसी को तलाक 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 बोल देते तो उसका तलाक माना जाता था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है 2016 में, लैंडमार्क डिसीजन, कि इसको गैरकानूनी घोषित किया गया। अब इम्पॉर्टेंट आ जाता है एक निजता का अधिकार, जिसे ही राइट टू प्राइवेसी कहते हैं। ये केस हो जाएगा आपका 2017 का। ठीक है, इसको फंडामेंटल घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि 2017 में आपका
जो निजता का अधिकार है वो आपका फंडामेंटल राइट घोषित हो जाएगा। ये क्वेश्चन ROARO में पूछा गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इससे जुड़ा दूसरा है वो हो जाएगा पुट्टास्वामी केस। ये भी आपका 2018 का है और ये भी प्राइवेसी से रिलेटेड है। तो जो राइट टू प्राइवेसी है वो हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2017 में, और राइट टू प्राइवेसी को लेकर ही एक दूसरा केस है पुट्टास्वामी केस, जो प्राइवेसी को लेकर है। निजता के मामले को हनन, यानी कि निजता का जो हनन होगा, यानी कि आपकी जो प्राइवेसी वायलेट होगी उसके खिलाफ आपके व्यक्तिगत अधिकार हैं, यानी कि आपके व्यक्तिगत अधिकार होंगे जो कि आपके राइट टू प्राइवेसी के हनन पर हो गए, है ना। निजता के हनन के खिलाफ ये हो जाएगा आपका पुट्टास्वामी केस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आप इसको अंत तक बने रहे और पूरे इसको अपने नोट्स में इंक्लूड करते रहें, ठीक है। इसके बाद आपके जो इम्पॉर्टेंट है वो है चंपाई दोरायराजन, ठीक है। मद्रास वर्सेस चंपकम दोरायराजन, ये केस है आपका इम्पॉर्टेंट है, 1951 का केस है। इसमें भेदभाव के विरुद्ध है, ठीक है। तो भेदभाव से रिलेटेड हो जाएगा आपका चंपाई दोरायराजन, ठीक है। आगे कुछ और हैं। नमित शर्मा केस आ जाएगा। नमित शर्मा केस आपके सूचना का अधिकार से रिलेटेड हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं 2005, ठीक है। आगे बात करेंगे नवीन जिंदल केस है जो आपके, वो आपके जो राष्ट्रीय ध्वज को फहराना इससे रिलेटेड हो जाएगा, जो कि आपके अंडर आर्टिकल 19 जो 19वां आर्टिकल उसके ए में है, ठीक है। 1 के ए में हो जाएगा। ये फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। आगे हम बात करें श्रेया सिंघल केस। श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हो जाएगा, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि आर्टिकल 19 से रिलेटेड आपके हो जाएगा श्रेया सिंघल केस। तो आप लोगों को ये केस पता होने चाहिए। और जो अंतिम रूप से आ जाएगा, और अंतिम रूप से IR कोहो लहो, ठीक है, वर्सेस तमिलनाडु। ये केस आपका जो जुडिशियल रिव्यू है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, इससे रिलेटेड ये केस हो जाएगा IR कोहलो होलन, ठीक है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट थे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें कवर की। नेक्स्ट जो वीडियो होगी, आप इस सीरीज़ में अगर कंटिन्यू करते हैं आप, तो आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा होने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।